परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। ओह, हम टाइम पर आ गए। डिनर के दौरान आने के लिए माफी चाहते हैं। अरे ये तो वही फिश है। तुम दोनों फिर से यक्षिणी ने कहा कि ये बहुत ही रेयर फिश है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर ले। तुमने बिल्कुल सही कहा बेची। पता नहीं ये फिश कल हो या ना हो। अजीब बातें होती है तुम्हारी। हैरी, फोन बज रहा है, जरा देखिए। मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी वीडियो बनाओ। तो तुम उसे खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। नहीं, अरे खाने की सिर्फ एक्टिंग करो। खाओ ना। सच में खानी पड़ेगी। बाद में मैं तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दूंगा। सचमुच? अरे इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है माँ। क्या टेस्टी है? हाँ? अभी मैं थोड़ा बिजी, बाद में बात करूंगा। हमेशा थोड़ा टाइम पर फोन कर लेते हो तुम लोगों को, और कोई काम नहीं होता है क्या? अब तक तो कोई भी नहीं होगी फिश। अरे मेरी फिश। तुमने मेरी फिश खाई। सच में पहले जमाने के लोग काफी टेस्टी चीजें खाते थे। क्यों है ना मिस्टर ओहारा? यक्षिणी, मुझे रिकॉर्ड करो ना। ठीक है, तुम खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। जितनी गंदी बदबू है उतनी ही टेस्टी है। मिर्ची बताएगी हमारा फ्यूचर। कौन हो सकता है संडे को सुबह? अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता मिर्ची? थैंक गॉड कि तुम हो। अरे क्या हो गया है मिर्ची? हाँ, अरे योशरी, लेकिन खतरा क्या है? ये बात मैं जानता था। और उसका ख्याल रखूं। अरे जरा ये तो बता दो, खतरा क्या है? मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। कल रात से मैं सोई नहीं। गुड नाइट। क्या ये मेरा ही घर है? क्या ये मेरा ही घर है? मिर्ची आराम से सो रही है। सचमुच ऐसा लगता है वो रात भर नहीं सोई। लेकिन मुझसे जरा मुझे ये तो बता दो कि आखिर रास्ते में खतरा है क्या? दरअसल मिर्ची हमारे देश की क्राउन प्रिंसेस है। उसे बचाने के लिए हमसे जो भी हो सकता है हमें करना चाहिए। क्या कहानी सुनाते हो शिनचैन, तुम भी? अरे मिर्ची, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भूख लगी है। शायद तुम्हें काफी भूख लगी है। जरूर थकान की वजह से मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अब जहाँ में जाना है, जब तुम्हें अपनी तबीयत ठीक महसूस हो तब तुम हमसे बात कर लेना, ठीक है? बिल्कुल, जब तुम्हें अच्छा लगे तब हमें बताना कि तुम परेशान क्यों हुई थी। वो असल में एक बात बताऊं? ये देखो, ये क्या है? ये टैरो कार्ड्स हैं जो हमारा भविष्य बताते हैं। अर्थ, वाटर, फायर और एयर के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इन कार्ड्स को भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमें बहुत पसंद होता है। मेरे ख्याल से दीदी के पास भी जरूर होगा। आज जब मैंने एक कार्ड पिक किया तो ये वाला कार्ड आया। ये सच में बहुत ही अनलकी कार्ड है। इसका मतलब है किसी की जिंदगी का सबसे बुरा दिन और उस पर मंडराता खतरा। जो भी हो, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि
इतना ज्यादा मान आप समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या करती हो तुमसे? मेरी जगह उसके साथ थी। यहाँ 4 बजे सोना किसी दिन नहीं जाते थे, लेकिन इस जगह से आगे की कोई नहीं है। ये पीछे एक फूड स्टॉल लगा है। इस फूड स्टॉल वाले से पूछा तो क्या करेंगे? जी सर, इसी में बाकी की सिस्टम की फुटेज भी हमने मंगवा लिया, वो हम चेक कर रहे हैं। सर 5 दिन हो गया अभी तक। ये देखिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए जरा। देश में 4 मंत्रालय, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय को देश में सबसे ताकतवर मंत्रालय माना जाता है, क्योंकि ये सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर प्रधानमंत्री के अलावा इन 4 मंत्रालयों के मंत्री कम करिए कमेटी में शामिल होते हैं। सीसीएस का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब सवाल ये उठता है कि मोदी 3.0 में सीसीएस में कौन कौन होगा? क्या मोदी 2.0 की झलक इसमें देखेगी? क्या ये तस्वीर एकदम अलग होगी? मोदी 2.0 में सीसीएस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो कि मोदी 1.0 यानी पहले कार्यकाल में उस वक्त देश के गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। राजनाथ सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। बीजेपी के संकट मोचक कहे जाते हैं। पार्टी और सहयोगियों की भी अगर बात करें तो उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति अगर कहीं पर बनानी हो तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या अगर सिर्फ हम इस नाम को लें राजनाथ सिंह की भूमिका हो सकती है। वो चुनाव जीते हैं तो क्या एक बार फिर से वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल होंगे? रक्षा मंत्रालय उनके पास होगा। बात गृह मंत्री अमित शाह की भी कर ले। गृह मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जो दोनों ही चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस बार भी चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास है और कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के ये मेंबर भी रहे हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मंत्रालयों को अपने सहयोगियों को दे दे, जिसमें रक्षा है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है? जरा अगले लिंक पर आ जाए, अगली तस्वीर पर आ जाए। सीसीएस को बताने के पीछे मकसद ये था कि इन 4 मंत्रालयों को बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए प्रधानमंत्री चाहेंगे कि उनकी पार्टी का ही नेता इन 4 मंत्रालयों को संभाले। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में बंधन होते हैं और दबाव बनाना नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से आता है। कल भले ही नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद ये कहा कि बातचीत की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अब तुरंत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो, लेकिन आज केसी त्यागी ने अग्निवीर और जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी और पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना सभी की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता जोड़ ली। उसकी बातचीत होनी चाहिए। तो कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशनिंग है। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फील्ड लगानी भी शुरू कर दी है। आइए अब आपको बताती हूँ कि केंद्र में कितने मंत्रालय और कितने विभाग होते हैं और मैक्सिमम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वो पिक्चर भी आपके सामने ग्राफिक्स की नजर से आप देखिए। कुल 53 मंत्रालय होते हैं, जिनमें कुल 94 विभाग
3 तरह के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे, पूछेंगे सवाल कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो एक सरकार में मैक्सिमम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कैपेसिटी 81 मंत्रियों की हो सकती है। रेलवे मंत्रालय की बात कर लेते हैं कि रेलवे मंत्रालय को लेकर बड़ी चर्चा है कि जेडीयू भी रेल मंत्रालय की डिमांड कर सकती है या कर सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या नरेंद्र मोदी जेडीयू को रेल मंत्रालय दे सकते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है वो आपको बता दूं। फिलहाल मौजूदा मंत्री अश्विनी वैष्णव ये कार्यभार संभालते आए हैं। रेलवे की मॉडर्नाइजेशन पर अश्विनी वैष्णव लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार ये डिमांड कर सकते हैं कि बिहार में रेलवे के कई रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और अगर सरकार में खुद नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार जेडीयू के कोटे में ये मंत्रालय एक बार फिर से चला जाए। लेकिन ये क्यों मुश्किल लगता है? मॉडर्नाइजेशन पर काम चल रहा है। अगर मॉडर्नाइजेशन पर काम चल रहा है तो फिर किसी और को ये मंत्रालय देने पर इस पर ब्रेक लग सकता है। दूसरा कारण, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि कोई भी नया मंत्री किसी पद को संभालेगा, उसके कामकाज के तरीके को समझेगा, तो रफ्तार पर कहीं ना कहीं से एक ब्रेक जरूर आएगा। इसलिए सवाल ये है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी इस मंत्रालय को भी देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रखे। अब अगर ऐसे में बात सड़क और परिवहन मंत्रालय की की जाए, अगला बड़ा मंत्रालय वो भी आपके सामने रख दे। टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजर इस मंत्रालय पर है। मोटा मंत्रालय है, मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या मोदी, नायडू या नीतीश की पार्टी को ये मंत्रालय देना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण नितिन गडकरी है। नागपुर से बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव जीता है, नेशनल हाईवे निर्माण में शानदार काम किया है। एक ऐसे नेता जिनकी तारीफ तो खुद विपक्ष के नेताओं ने भी की, तो वो नितिन गडकरी है। रोड सेफ्टी पर लगातार काम कर रहे हैं। डिमांड टीडीपी और जेडीयू की इस लिहाज से हो सकती है। बिहार में सड़क निर्माण नीतीश की यूएसपी और सड़क परिवहन विभाग पर नायडू की नजर है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रेक लग सकता है, विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है, इसलिए ये भी एक कारण है कि ये एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय क्या नितिन गडकरी के हाथ से निकाल कर किसी और को दिया जा सकता है। देश का अगला बड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय। बीजेपी के पास ये मंत्रालय रहेगा या फिर सहयोगी दलों के पास जाएगा, इसे आप किस तरीके से समझेंगे? कृषि मंत्रालय अहम क्यों है? नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री थे, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इसके बाद अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा है जो लगातार सरकार के लिए परेशानी खड़ी करता आया है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जफल हो सकता है, लेकिन सहयोगियों को क्या मोदी देना चाहेंगे ये मंत्रालय? मोदी की 5 जातियों में से एक जाति किसान है, सहयोगियों को दिया जा सकता है। किसी किसान परिवार से आने वाले चेहरे को दिया जा सकता है। देश की 80% आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है। बड़ा मंत्रालय है, अपने सहयोगियों को देकर वो अपने सहयोगियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। किसानों के वेलफेयर पर काम जो किया जा रहा है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये सहयोगियों के कांधे के जरिए भी बढ़ाया जा सकता है। आप 2024 के चुनाव में नीतीश और नायडू के बाद जो टॉप गेनर है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। वो गेनर है चिराग पासवान, जिन्होंने 100% के स्ट्राइक रेट से सभी 5 सीटें जीती है। सवाल ये है कि मोदी सरकार में चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। माना ये जा रहा है कि चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह देने के लिए 3 ऑप्शन। पहला विकल्प है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जो कि अभी चुनाव से पहले उनके चाचा पशुपति पारस के पास था। इससे पहले ये मिनिस्ट्री अकाली दल के पास, हर्षवर्धन कौर के पास थी। मतलब ये कि ये एक ऐसा मंत्रालय है जो हमेशा से बीजेपी के सहयोगी यानी एनडीए के घटक